जय हिंद, नमस्कार साथियों। फर्स्ट में बात करेंगे 8th सेंट्रल पे कमीशन से पहले 18 महीने के ये डीआर एरियर के लिए एक सर्कुलर जारी हुआ है। क्या उस सर्कुलर में बताया गया है वो समझेंगे। दूसरे में बात करेंगे 1 अप्रैल 2025 से आपकी पेंशन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। क्या है वो बदलाव वो समझेंगे। तीसरे में बात करेंगे पूर्व सैनिकों की विधवाओं के लिए, यानी कि जो वीर नारी विडोज हैं उनके लिए क्या योजनाएं निकाली है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने और क्या क्या उसमें लाभ मिलेंगे वो समझेंगे। तो तीनों पॉइंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। आगे बढ़े उससे पहले आपसे मेरा रोज की तरह अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। अब जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं दोस्तों, और ये सर्कुलर निकाला है कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के द्वारा 7 मार्च 2025 को। एड्रेस टू आपके सामने है, ये सभी को इन्होंने एड्रेस टू किया है। इसमें जो चार्टेड ऑफ डिमांड्स की गई है नंबर 1 से लेके नंबर 7 तक, यानी कि 7 पॉइंट हैं इस पर ये डिमांड कर दी गई है, जो कि आपको 8th पे कमीशन बैठने से पहले ये मांगे पूरा करने का अनुरोध किया गया है सरकार से। फर्स्ट में क्या दिया है, 8वें वेतन आयोग को तुरंत लागू करने की बात यहाँ पर कही है। सेकंड में उन्होंने कहा स्क्रैप एनपीएस, यूपीएस, रिस्टोर ओपीएस और ऑल एम्प्लॉय, यानी कि एनपीएस और यूपीएस को हटा के ओपीएस को पुनः से लागू किया जाए। थर्ड में इन्होंने बताया कोविड-19 की जो महामारी थी उस ड्यूरेशन में जो डीएडीआर था, जो फ्रीज किया गया था सरकार के द्वारा, उसको रिलीज किया जाए 3 किस्तों में। कम्यूटेशन कटौती को 15 साल के बजाय 12 साल किया जाए। और चौथे में जो रिमूव 5% सेलिंग इम्पोज्ड ऑन कंपेंसनेट अपॉइंटमेंट, यानी कि जो कंपेंसनेट अपॉइंटमेंट में 5% की सीमा है उसको हटाने की मांग की है। पांचवें में फिर बात की उन्होंने सभी विभागों में खाली पदों को भरा जाए, यानी कि ठेके पर, यानी जो आउटसोर्सिंग को बंद कर स्थायी नियुक्तियां की जाए। ठेके पर भर्ती हो रहे बाहर से जो आते हैं आउटसोर्सिंग के थ्रू उसको बंद किया जाए और नई नियुक्तियों को किया जाए, ये यहाँ पर बताया गया। छठा में इन्होंने बताया कि इंश्योर डोमेस्टिक फंक्शनिंग ऑफ एसोसिएशन फेडरेशन एज पर जेसीएम मैकेनिज्म, यूनियन और एसोसिएशनों को मान्यता दी जाए। दोस्तों जो भी रजिस्टर्ड यूनियन है उनको मान्यता दी जाए। में कहा स्टॉप इम्पोजिशन ऑफ रूल 151C ऑन सर्विस एसोसिएशन एंड फेडरेशन। सातवें में फिर उन्होंने बताया कि रेगुलराइज कैजुअल कंटीजेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर एंड जीडीएस एम्प्लॉय ग्रांट इक्वल स्टेटस टू एम्प्लॉय ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज टू दैट ऑफ सीजी एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अर्थात जो संविदा यानी कि आकस्मिक और स्थायी कर्मचारियों को नियमित किया जाए, यानी कि अनौपचारिक जो कैजुअल और आउटसोर्स कर्मचारियों को परमानेंट किया जाए। सरकार के स्वायत्त नियमों ऑटोनोमस बॉडीज में समान वेतन लागू किया जाए। तो ये विशेष अपील उन्होंने की आगे 10 मार्च और 11 मार्च 2025 को पूरे देश में गेट मीटिंग और विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया। तो सरकार से अनुरोध किया है कि कर्मचारियों की लंबित मांगों को पूरा किया जाए। दोस्तों तो ये एक बहुत बड़ी डिमांड है जो कि सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशनर्स की लंबे समय से ये मांग की जा रही है और अब इसमें जोर दिया है कि 8वें वेतन आयोग से पहले इसको पूरा किया जाए। अगली अपडेट में बात करते हैं दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से होने वाले पेंशन में बदलाव क्या है और कौन सी स्कीम लागू होने जा रही वो समझ लेते हैं। जैसे कि हिंदुस्तान की न्यूज है, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार की नई स्कीम 1 अप्रैल से मिलेगी खुशखबरी। अर्थात जो केंद्रीय कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लाया जाए, लेकिन ये एनपीएस के बदले यूपीएस इन्होंने लाया था, वो अब 1 अप्रैल से आपको लागू हो जाएगा। ये यहाँ पर एक रिपोर्ट सामने आई है। इस योजना के बारे में क्या है, इससे क्या क्या लाभ है और एनपीएस और यूपीएस में क्या अंतर है, क्या क्या लाभ उससे मिलने जाएंगे आपको, ये यहाँ पर आप देखेंगे। ब्रेकिंग न्यूज का है, अप्रैल से लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ, जाने एनपीएस से कितनी अलग है यूपीएस। तो ये पूरा यहाँ पर समझाया गया है दोस्तों, जिसके अंतर्गत जो मेन है एनपीएस के तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के पास अब एनपीएस के तहत यूनिफाइड पेंशन योजना को स्विच करने के विकल्प है। यदि आपके पास एनपीएस के तहत आप रिटायर हुए हैं तो आप यूपीएस में उसको स्विच कर सकते हैं। इसमें यूपीएस के तहत सब केंद्रीय कर्मचारी को एक निश्चित पेंशन दिया जाएगा जो लास्ट 12 महीने के एवरेज बेसिक की सैलरी का 50% होगा। दोस्तों अब यूपीएस किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ, ये तो आपको पता ही है। जैसे कि केंद्रीय कर्मचारियों को निश्चित पेंशन दी जाएगी, 12 महीने का एवरेज बेसिक सैलरी 50% होगी। दूसरे में पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 25 साल तक सर्विस देनी होगी। तीसरे में अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो कर्मचारी के परिवार को कर्मचारी को मिलने वाले पेंशन का 60% मिलेगा। ये यूपीएस के तहत मिलने वाले लाभ हैं
आप। आगे फिर जिन कर्मचारियों ने 10 साल तक सर्विस दी है उन्हें कम से कम 10,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। अगर कर्मचारी की सर्विस 25 साल से कम है और 10 साल से अधिक है तो पेंशन की राशि समानुपाती आवंटन के आधार पर तय की जाएगी। आगे फिर कर्मचारी का कार्य वर्ष चाहे जितना भी हो उनकी पेंशन की न्यूनतम राशि 10,000 रुपए से कम नहीं होगी। दोस्तों कोई भी कर्मचारी जो एनपीएस के तहत यूपीएस विकल्प का प्रयोग करता है वह किसी अन्य नीतिगत रियायत, नीतिगत परिवर्तन और वित्तीय लाभ बाद में सेवानिवृत्त होने वालों के साथ किसी भी समानता आदि का हकदार नहीं होगा जिसमें सेवानिवृत्त के बाद भी शामिल किया जा सके। तो अब आइए जानते हैं यूपीएस और एनपीएस में कितना है अलग। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूपीएस में किस तरह से आपको लाभ मिलेगा। एश्योर्ड पेंशन 25 वर्ष के न्यूनतम सेवा के बाद मिलेगा। एश्योर्ड फैमिली पेंशन है जो कि 60% आपको मिलेगा। एश्योर्ड मिनिमम पेंशन है जो कि न्यूनतम 10 वर्ष के बाद 10,000 आपको मिलेगा। और इन्फ्लेशन इंडेक्स जो सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर औद्योगिक श्रमिक के लिए अखिल भारतीय जो उपभोक्ता सूचांक जो आते हैं उसके तहत भी आपको लाभ दिया जाएगा, यानी कि डीएडीआर भी आपको उसमें भी वृद्धि की जाएगी। दोस्तों ये है एनपीएस में किस तरह से मिलता था। यहाँ पर आप देखेंगे एनपीएस में जो आपको 10% देना होता था। एनपीएस में कंट्रीब्यूटरी स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी अपनी पेंशन का मूल वेतन का 10% देता था। इसमें राज्य सरकारें 14% का योगदान देती हैं और एनपीएस में कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय 60% राशि मिलती है, बाकी 40% राशि से पेंशन बनती है। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय यानी कि जो एनपीएस में आपको लाभ मिलता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों क्या क्या आपको एनपीएस में मिलता है। तो कुल मिला के इसमें केंद्रीय कर्मचारी हो चाहे पेंशनर्स हैं वो इससे सेटिस्फाई नहीं है, चाहे वो एनपीएस लागू की चाहे यूपीएस लागू की गई, तो उनकी मांग है कि इसको ओल्ड पेंशन स्कीम में लाया जाए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी है 10 मार्च की। प्रेस रिलीज जारी करते हुए पूर्व सैनिकों की विधवाओं के लिए कुछ योजनाएं हैं। तो ये योजनाएं आपको इंग्लिश में भी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों और हिंदी में भी है, तो हिंदी में सभी के लिए समझने के लिए इजी रहेगा। तो यहाँ पर 31 दिसंबर 2024 तक देश में पूर्व सैनिकों की विधवाओं की कुल संख्या यहाँ पर 7,40,766 की गई है। पूर्व सैनिकों की विधवाओं का राज्य केंद्र शासित प्रदेश वार आंकड़ा नीचे दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर कौन से राज्य से हैं और पंजीकृत विधवाओं की संख्या कितनी है वो यहाँ पर बताएगी। जैसे कि आंध्र प्रदेश का इस कॉलम में आप इनकी कितनी संख्या है या रजिस्ट्रेशन हो चुका है हर स्टेट का यहाँ पर दिया हुआ है। तो जो भी स्टेट है उसमें आप अपने स्टेट के आधार पर कितने वहाँ पर विडोज हैं वो आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के द्वारा देख सकते हैं कि कितने आपके स्टेट में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जो कि टोटल 7,40,766 यहाँ पर अभी तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। दोस्तों इस योजनाओं में आगे इनको क्या क्या लाभ मिलता है दोस्तों, काफी पेंशनर्स को इसका पता नहीं होता है, तो ये पता होना चाहिए। फर्स्ट में बेटी की शादी के लिए अनुदान 2 बेटियों तक का 16,000 से 50,000 रुपया देना होगा, जो कि प्रभावी है 2016 से ये प्रभावी कर दिया था। इसमें हौलदार रैंक तक पेंशन भोगी होना चाहिए, सिपाही से हौलदार रैंक तक को ये लाभ मिलेगा। विधवा पुनर्विवाह अनुदान भी मिलता है, हौलदार रैंक तक के पेंशन भोगी जो है उनको मिलेगा। ये लागू है 21 अप्रैल 2016 से। दरिद्रता अनुदान 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के एक्स सर्विसमैन और विधवाओं के लिए है, जो कि पेंशन जिनको नहीं मिल रहा था वो हौलदार या उसके समकक्ष रैंक के होने चाहिए। 1,000 रुपए प्रति माह से 4,000 रुपया प्रति माह तक है और ये जीवन भर मिलेगा। दोस्तों ये लागू था अप्रैल 2017 से ये प्रभावी है। तीसरे में 100% विकलांग बच्चा यदि है तो उसको 1,000 रुपए प्रति माह से 3,000 रुपए प्रति माह तक मिलेगा और 1 अप्रैल 2021 से ये प्रभावी है। अब ये हौलदार तक था लेकिन 1 अप्रैल 2022 के बाद इसको जेसीओ रैंक तक इसको बढ़ा दिया गया है। अनाथ अनुदान जो है सभी रैंकों के लिए है, पेंशन भोगी हो चाहे वो गैर पेंशन भोगी है। पूर्व सैनिकों की बेटियां विवाह होने तक, भूतपूर्व सैनिकों का एक पुत्र 21 वर्ष की आयु तक ये 1,000 रुपए से 3,000 रुपए प्रति माह है, जो कि अप्रैल 2022 से ये लागू किया गया है दोस्तों, यानी कि प्रभावी है। पांचवे में विधवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान है, 20,000 से 50,000 रुपए वन टाइम है और हौलदार रैंक तक पेंशन भोगी और गैर पेंशन भोगी के लिए है, जो कि 11 अगस्त 2023 से इसको प्रभावी किया गया। चिकित्सा उपचार अनुदान जो कि गैर पेंशन भोगी हौलदार रैंक तक है, भी 30,000 रुपए से 50,000 रुपया अधिकतम है, जो कि 11 अगस्त 2023 से इसको प्रभावी माना गया है। सातवें में गंभीर रोग अनुदान स्वयं और पत्नी विधवा के लिए गैर पेंशन भोगी एक्स सर्विसमैन के सभी रैंक पर लागू होगा। 1.25 लाख रुपए से 1.5 लाख तक ये दिया जाएगा।
जाएगा दोस्तों, जो कि 11 अगस्त 2023 से ये प्रभावी है। 8वें गृह ऋण पर सब्सिडी, केएसबी युद्ध में मारे गए लोगों, युद्ध में विकलांग हुए लोगों और शांति काल में हताहत हुए लोगों को घर बनाने के लिए बैंक सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं से गृह ऋण होम लोन है पर सब्सिडी के माध्यम से ब्याज 50% प्रतिपूर्ति करता है, जो कि 1 लाख रुपए अधिकतम होगा। 1 लाख रुपए तक यहाँ पर आपको मिलेगा दोस्तों। 90वें प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए योग्यता के आधार पर पात्र के बच्चों को कुल 5,500 छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जो कि वित्तीय वर्ष 2019-20 से छात्रवृत्ति की दर है इस प्रकार है। लड़के के लिए 2,500 रुपए प्रतिमाह है, लड़कियों के लिए 3,000 रुपए प्रतिमाह है। युद्ध विधवाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार अनुकंपा के आधार पर उपलब्ध कराए जा रहे रोजगार और विवरण इस प्रकार है। अधिकारी, भारतीय सेना के अधिकारी चयन में भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं और युद्ध में हताहत हुए जवानों के बच्चों के लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। इन्हें शॉर्ट सर्विस कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन गैर तकनीकी, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल महिला प्रवेश में वरीयता दी जाती है। रक्षा कर्मियों की विधवाओं को 35 वर्ष की आयु तक की छूट दी गई है और भारतीय सेना में विभिन्न अधिकारियों प्रविष्टियों के लिए निर्धारित निम्नानुसार है। रक्षा कर्मियों की विधवा के लिए लघु सेवा कमीशन गैर तकनीकी 1 है, जो कि रिक्त पद 1 है। भारतीय सेना कर्मियों के युद्ध हताहत वार्ड के लिए एसएससी राष्ट्रीय कैडेट कोर शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर पुरुष के लिए 7 वैकेंसी है और महिला के लिए 1 वैकेंसी है, यानी कि एनसीसी के द्वारा आप इसमें जा सकेंगे। जूनियर कमीशन अधिकारी जेसीओ अन्य रैंक वार्क सेवा के दौरान शहीद हुए रक्षा कर्मियों की विधवाएं महिलाएं सैन्य पुलिस में नामांकन के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं, यानी कि सेना मिलिट्री पुलिस जो है उस पर वे नामांकन कर सकते हैं। इसी तरह नागरिक सुरक्षा रोजगार, इस विषय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से दिनांक 2 अगस्त 2022 से कार्यालय ज्ञापन संख्या ये जो दी है दोस्तों, इसके तहत जारी निर्देशों के अनुसार रक्षा नागरिक कर्मचारी के साथ साथ सशस्त्र बल कर्मियों के आश्रित परिवारों के सदस्यों को केवल ग्रुप सी सीडी भर्ती के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है। तो ये पूरे यहाँ पर आपको जो सुविधाएं मिलने वाली हैं वो सारा ये सर्कुलर के माध्यम से इन्होंने ये डाला है, जो कि आपको ये मिल जाएगा प्रेस रिलीज ब्यूरो से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सुविधाएं जिनको मालूम नहीं है इसके द्वारा उसको पता होना चाहिए, और जिसको पता है जिनको ये लागू हो जाता है उसको इसके आधार पर जरूर इसका क्लेम लेना चाहिए। तो ये थी आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।